हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एंड रन फर्स्ट बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम। पहली रिक्वायरमेंट इसके लिए कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर टर्बो सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो अगर वो एप्लीकेशन होगी तो सबसे पहले उसको आपको ओपन करना है बाय यूजिंग डबल क्लिक। आप डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और कोई फाइल आपको दिखती है वहां पे जो आपसे बिलोंग नहीं करती है तो उसे क्लोज कर दो। तो क्लोज करने का ऑप्शन है कि मेनू बार में विंडोज टैब मिलेंगी, वहां पे क्लिक करो और उसके अंदर आपको क्लोज ऑप्शन मिलेगा, जिससे रिसेंटली ओपन फाइल पूरी की पूरी क्लोज हो जाएंगी और आपको एक ब्लैंक एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा। तीसरी स्टेप है, आपको नई फाइल क्रिएट करना है। सिंपल है, फाइल मेनू में जाओ, उसके ऊपर न्यू पे क्लिक करो, नई फाइल बन जाएंगी और देन वहां पे आपको प्रोग्राम टाइप करना है। कैसे टाइप करना है थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एक बार प्रोग्राम टाइप कर लिया आपने तो उस प्रोग्राम को आपको सेव करना है। कुछ भी नाम दो आप, बस उसमें आपको एक्सटेंशन लगाना है .cpp। जैसे हम HTML का प्रोग्राम सेव एज करते हैं और .html लगाते हैं, वैसे आपको .cpp का वहां पे यूज करना है। कभी कभी ये बाय डिफॉल्ट भी वहां पे होता है। और F2 इसका शॉर्टकट है प्रोग्राम सेव करने का। एक बार प्रोग्राम सेव हो जाए तो उसे आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने का शॉर्टकट है Alt+F9। तो हम कंपाइल इसलिए करते हैं प्रोग्राम ताकि प्रोग्राम में कुछ एरर या वार्निंग है या नहीं है, आपने प्रॉपर कोड एज पर सिंटैक्स लिखा है या नहीं लिखा है, ये चेक करता है। और कुछ भी वहां पे एरर होगा तो वो डिस्प्ले करके आपको बताता है। तो एक्चुअली ये हमारे प्रैक्टिकल पर्पस हो गया, बट बैकग्राउंड में एक्चुअली क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है C++ वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है कंपाइल करने से। तो उसके ऊपर हमारा फिलहाल कोई फोकस नहीं है। बाद में एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाए और 0 एरर आ जाए तो आपको प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपको कंपाइल रन ये ऑप्शन आपको मेनू बार में मिल जाएंगे और उसके शॉर्टकट भी मैंने आपको वहां पे दिए हैं। Alt+F9 से कंपाइल होता है और Ctrl+F9 से प्रोग्राम रन होता है। तो ये हो गई कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी है प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए या रन करने के लिए। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक C++ प्रोग्राम की स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमने जैसे HTML का स्ट्रक्चर देखा होगा प्रोग्राम लिखते समय, वैसे ही आपको C++ का स्ट्रक्चर भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन में सब कुछ चीजें समझाता हूँ। तो स्विच करते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो अगर आपके कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन है तो उसका नाम ऐसा रह सकता है टर्बो C++ IDE। आइकॉन ऐसा ही रहे, जरूरी नहीं है। इसके ऊपर डबल क्लिक करो और एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। ऐसा अज्यूम करो कि मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया है और वो एप्लीकेशन पूरी फुल स्क्रीन आ गई है। तो मैं आया दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो आप जब इंस्टॉल करोगे ना वो ऐप, तो माउस का पॉइंटर जहां पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसी ऐप, इस आइकॉन की ऐप आपको वहां पे मिल सकती है। बस इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और ये छोटी स्क्रीन अगर रहती है ऐसी तो आपको अल्टर एंटर करना है। वैसे आपके यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, बट अगर छोटी स्क्रीन होती है तो अल्टर एंटर आपको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिसेंटली ऑलरेडी कोई फाइल ओपन है। अगर इसे मुझे क्लोज करना है तो ये दूसरी स्टेप हमारी, विंडोज में जाओ और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, क्लोज ऑल के ऊपर क्लिक करो तो आपको एक ब्लैंक एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो अब थर्ड स्टेप जो थी हमारी वो क्या थी, इसमें जाओ फाइल में और कहाँ पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे एक ब्लैंक सी फाइल आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसे इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं या फिर F5 प्रेस करके भी स्क्रीन को आप बड़ा कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है उसके जगह पे आपको ब्लू कलर मिलेगा। मैंने इसको लिटिल बिट कस्टमाइज किया है डार्क मोड में, तो बाद में कभी मैं आपको समझा के बता दूंगा कि इसे ब्लैक मोड में कैसे लाते हैं। तो देखो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर में आपको ये कोड लिखना है, आई मीन टू से दैट इस फाइल में आपको कोड लिखना है। तो पहली आपको लाइन की शुरुआत करनी है हैश से। हैश लिखना है और आपको लिखना है इंक्लूड और उसके बाद एक फाइल इंक्लूड करनी है जिसका नाम है iostream.h। तो देखो मैंने कैसे लिखा है इसे। सबसे पहले मैंने हैश लिखा, उसके बाद आपको इंक्लूड वर्ड लिखना है, इसके बाद मैंने एंगल ब्रैकेट यूज किया है और उसके अंदर लिखा है मैंने iostream.h। तो ये एक हेडर फाइल है जिसका क्या काम है आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा, पर ये फाइल इंक्लूड करना जरूरी है अगर वो C++ का प्रोग्राम है तो। इसके बाद आपको और एक फाइल इंक्लूड करनी है प्रैक्टिकल करते समय। तो दूसरी फाइल का नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट, तो उसे शॉर्टकट में conio.h बोलते हैं। ये भी एक हेडर फाइल है और इसका भी क्या काम है आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। तो हमने दो फाइल यहाँ पे इंक्लूड की है। तो ये जरूरी फाइल्स है, आपको इंक्लूड करना ही है। भले इसका आपको स्टार्टिंग में कोई मीनिंग वगैरह ना समझे, बट C++ का बेसिक प्रोग्राम है तो ये दो फाइल आपको इंक्लूड करनी ही है।
इसके बाद नीचे आना है और लिखना है void। तो देखो void का कलर कौन सा आया है, व्हाइट कलर आया है, मतलब ये कीवर्ड है। उसके बाद आपको मेन लिखना है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बनाना है, मतलब कि पैरेंथेसिस बनाना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आना है और कर्ली ब्रैकेट आपको ओपन करना है, ओके। और थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको लिखना है CLRSCR, इसे बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो जो प्रीवियस हमारे प्रोग्राम रन होते हैं उसके कुछ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर रहते हैं तो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन का यूज होता है। और ये क्लियर स्क्रीन की कोडिंग एक्चुअली इस conio.h के फाइल में होती है। तो conio.h की फाइल हम क्यों इंक्लूड करते हैं, ताकि हमको क्लियर स्क्रीन का सपोर्ट यहाँ पे मिले, ठीक है। इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है इसे आपको क्लोज भी करना है। और याद रखो जब भी कर्ली ब्रैकेट हमारा ये क्लोज होगा मेन का, उसके पहले आपको लिखना है गेट ch, ओके। इसे गेट कैरेक्टर बोलते हैं। इमीडिएटली आपको आउटपुट शो करना है। जैसे ही प्रोग्राम रन हो जाए और हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अगर आउटपुट में दिखे आपको, तो आपको गेट ch का यूज करना है। तो ये जो मैंने 4-5 लाइन लिखी है यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ है। और इस क्लियर स्क्रीन और गेट ch के बीच में ही हमको पूरी की पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो एक बार वो आपने प्रोग्राम लिख लिया तो इसे आप सेव कर सकते हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या लिखा है, no name 00.cpp, बट इसको आपको एक्चुअली सेव करना है। तो फाइल में जाओ, इसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक करो और जो भी आपको नाम लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे PRGM1 लिखा है, program1.cpp। कभी कभी नहीं लिखा .cpp तो भी ऑटोमेटिकली .cpp लगता है, बट आपको .cpp लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया तो देखो बीच का नाम चेंज होके program1.cpp आ गया। तो हमने इस प्रोग्राम को सेव भी कर लिया है। जो मैंने आपको स्टेप बताई है वो सब कुछ हम यहाँ पे फॉलो कर चुके हैं। अब करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल। तो मैं यहाँ पे कंपाइल में जाऊं तो आपको देखो कंपाइल नाम की एक बटन मिलेंगी, उसका शॉर्टकट है Alt+F9। क्लिक करो तो ये आपको बताएगा कि इस प्रोग्राम में कोई एरर या कोई वार्निंग वगैरह तो नहीं है। जब 0 एरर और 0 वार्निंग, स्पेशली 0 एरर रहता है तभी आपका प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कैसे कैसे एरर आते हैं आपको प्रैक्टिस में समझ ही जाएगा, तो हम वो देखेंगे धीरे धीरे बाद में। तो अब देखते हैं रन। एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो गया तो आपको जाना है रन के ऊपर। रन के ऊपर जाओगे, देखो यहाँ पे भी आपको बटन मिल रही है रन करके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये तो प्रोग्राम हो गया रन। और आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक ब्लैंक स्क्रीन अपीयर हो गई होंगी, यही हमारा आउटपुट है। तो हमने कोई कोडिंग लिखी नहीं है तो आपको कुछ भी यहाँ पे चीजें नजर नहीं आएंगी। कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ यहाँ पे लिखेगा नहीं, आप जो बोलोगे प्रोग्रामिंग में, वो कोड में जो भी लिखोगे वो यहाँ पे अपीयर होगा। मतलब कि आपको बताने पड़ते, कमांड देनी पड़ती है, तभी जाके ये चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो इसको हम वापस आते हैं, जैसे मैंने एक एंटर बटन प्रेस किया हम एक्चुअल कोडिंग में वापस आ गए। तो देखो हम यहाँ पे आज कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक था हमारा, ये था बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, ऑफ C++। ये था बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू डिस्प्ले एनी स्ट्रिंग ऑन स्क्रीन, ओके। ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा आज का। तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वो है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, ओके। ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा इसी के अंदर। और इसी के साथ हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ओके। ऐसे कुछ हम टॉपिक इसी टॉपिक में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, अगर समझा है तो बहुत अच्छी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नहीं समझा है तो आपको इसी को बिल्कुल लर्न करना है, याद करके रखना है। और क्लियर स्क्रीन और गेट ch के बीच में आपको कोडिंग लिखनी है। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग आगे आगे करते जाओगे आपको इसको बिल्कुल आदत हो जाती है और समझना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं और वो है हाउ टू डिस्प्ले एनी स्ट्रिंग, ठीक है। मैं चाहता हूं तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई मैसेज है, आपको उसको कंप्यूटर की स्क्रीन यानी कि जो ब्लैंक स्क्रीन इसके पहले दिखी थी ना, उसके ऊपर आपको प्रिंट करना है। तो एक आधी मैसेज ले लो, जैसे कि मैंने एक मैसेज लिया है यहाँ पे गुड मॉर्निंग, और मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो। अगर आपने यहाँ पे इसके बीच में गुड मॉर्निंग लिखा और इसे कंपाइल करके देखा आपने, देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे दो एरर आए हैं, देख पा रहे हैं। और एरर के यहाँ पे नाम लिखे हैं, अनडिफाइंड सिंबल, गुड, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन, लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। HTML में ठीक है, बॉडी में कुछ लिख दो और वहां पे यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे वही तो सीखने वाले हैं कि कोई स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें या टूल यूज करना है। फिलहाल के लिए आप इसको टूल ही बोलो। और देखो टूल का नाम है Cout, ओके। तो ये जो Cout है ये क्या है मैं आपको बताता हूं। ये Cout हमारे मॉनिटर को
या फिर जो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही थी उसे रिप्रेजेंट करता है। और अगेन आपके माइंड में डाउट होगा कि ये 2 स्लैश वगैरह क्या है, तो इसे कमेंट बोलते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, उतना ही ध्यान रखो। बस बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा बस यही है। तो ये जो सी आउट है ये हमारा मॉनिटर या स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ तो भी लेस देन लिखा है ऐसा, तो इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो एक प्रकार का ये डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कहां पे जा रहा है, आप एरो देख सकते हैं ना, एरो कहां पे जा रहा है, मॉनिटर के ऊपर। तो अगर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भेजना है तो यहां पे आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भेजते हैं वो वहां पे लिखो। जैसे कि मैंने आपको मैसेज क्या लिखा था, मुझे वहां पे मैसेज लिखना था गुड मॉर्निंग का, ओके। तो अगर मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखना है तो बस अगर मैं यहीं पे गुड मॉर्निंग लिखूं, ऐसे देखो मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग ऐसा लिखा और मैं चाहता हूं कि ये डिस्प्ले हो, ओके। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना है। अगर कोई स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तो उसे क्या देना है, सेमीकोलन देना है। देख सकते हैं क्लियर स्किन खत्म हुआ, सेमीकोलन, गेट स्विच लिखा, सेमीकोलन, ओके। पर आप बोलेंगे कि सर मेन के बाद नहीं लिखा, इनके बाद में नहीं लिखा, तो इनके पीछे नहीं लिखते हैं। देखो जिसकी शुरुआत हैश से होती है उसमें सेमीकोलन नहीं होते हैं, और ऐसे फंक्शंस या ऐसी चीज जिसके खुद के कर्ली ब्रैकेट होते हैं उसके भी सेमीकोलन नहीं होते। ऐसे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेज लिख दिया, ओके। और अब इसको मैं कंपाइल करता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपाइल किया तो आप देख सकते हैं कि अभी भी 2 एरर है। वही मैसेज अनडिफाइंड सिंबल, गुड, कंप्यूटर को नहीं समझा, और वो बोल रहा है कि उसमें स्टेटमेंट मिसिंग भी सेमीकोलन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा था है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। और हमारा दूसरा टॉपिक ही क्या था, हाउ टू डिस्प्ले एनी स्ट्रिंग। अगर आपको कोई स्ट्रिंग कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करनी है तो उसे आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सेमीकोलन छोड़ के। सेमीकोलन को बाहर ही रखो। तो जैसे ही मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा उसका कलर देखो रेड आया है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। जनरली ये कलर रेड कलर स्ट्रिंग के लिए रिजर्व होता है, बाद में आप चेंज भी कर सकते करना हो तो ऐसा आपने लिखा। तो ये हमारा तरीका है कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर मैसेज भेजने का। तो इसे आप कंपाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। तो देखो कंप्यूटर के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो एक्चुअली मैंने इसका कलर चेंज किया है, बाय डिफॉल्ट इसका कलर व्हाइट होता है, अच्छा दिखने के लिए मैंने इसको ग्रीन कलर किया है। तो आप यहाँ पे जो लिखोगे वो वहां पे यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अगर आप कोई मैसेज में लिखना चाहते हैं कुछ भी, हाउ आर यू ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा, तो ऐसी कुछ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख दिया और इसे मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर आपसे बात कर रहा है ना, हाउ आर यू ऐसे करके। तो देखो ये जो ब्लैंक स्क्रीन है ये हमारा यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे देखो कितने लोग इन्वॉल्व हैं। एक कंप्यूटर इटसेल्फ इन्वॉल्व है, मतलब कि प्रोग्राम वो इटसेल्फ, इसके बाद यूजर है और प्रोग्रामर है। प्रोग्रामर का काम होता है प्रोग्राम लिखना, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम होता है कंप्यूटर का, बट उस प्रोग्राम को यूज कौन करता है, यूजर करता है। तो जैसे ही यूजर उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा उसके स्क्रीन के ऊपर लिख के आएगा हाउ आर यू, और उसे लगेगा कि यहाँ पे कंप्यूटर उससे बात कर रहा है या इंटरेक्शन कर रहा है। धीरे धीरे चीजें भी आपको बाद में क्लियर होती जाएंगी। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका कि कैसे मैसेज कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे नहीं क्या आप बहुत बार प्रोग्राम लिखे होंगे, यहाँ पे लिखते हैं एंटर एनी नंबर, ये भी तो एक मैसेज ही हो गया ना। जैसे इसे आप रन करोगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिख के आएगा एंटर एनी नंबर, ऐसा लग रहा है ना कंप्यूटर आपसे बोल रहा है कि नंबर यहाँ पे एंटर करो। तो ऐसे ही यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे दिखेंगी। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर है आपकी कि मैसेज कैसे या स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले करते हैं, बस आपको इन्वर्टेड कॉमा का यहाँ पे यूज करना है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे एक नंबर डिक्लेयर करना है, मैं चाहता हूं इस नंबर में कोई तो भी नंबर स्टोर हो, जैसे कि NUM नाम का नंबर है और उसको मैंने यहाँ पे 10 स्टोर किया है। इसे जानते हो ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, 10 एक कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकल तो आपको समझ ही गया होगा कि मैं नंबर में क्या स्टोर करना चाहता हूँ, 10 स्टोर करना चाहता हूँ। और जैसे ही इसे मैंने रन किया, या कंपाइल करो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एरर आया है और एरर पढ़ो क्या है, अनडिफाइंड सिंबल नंबर। तो ये एरर कब आता है, जब अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है और उसका डायरेक्ट यूज करते हैं तो ऐसा मैसेज आता है अनडिफाइंड सिंबल नंबर, यानी कंप्यूटर को नहीं समझा है कि नंबर क्या है। तो आपको तो पता ही है, कोई भी चीज यूज करनी है आपको, कोई वेरिएबल, सबसे पहले उसे आपको डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है और उसके बाद वेरिएबल का नाम और बाद में दिया जाता है सेमीकोलन।
रन। तो इंटीजर हमारा वन ऑफ द डेटा टाइप है जो हमने पिछले इसमें पढ़ा है। तो इसका अगर मैं सिंटैक्स देखूं तो सिंटैक्स है डेटा टाइप और उसके बाद आपको लिखना है वेरिएबल नेम। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख दिया है। जो इसके रूल भी हमने देखे हैं कि आइडेंटिफायर के रूल कौन से होते हैं वही यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं। और उसके बाद अगर मल्टीपल एलिमेंट या मल्टीपल आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको बस यहाँ पे कॉमा देना है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 लाइक दैट। तो ये सिंटैक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटीजर नंबर लिखा ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू भी असाइन की है बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप इसे कंपाइल करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करूं, कंपाइल हुआ नहीं, अब होगा कंपाइल। जैसे मैं कंपाइल करूं बस एक वार्निंग आई है बट एरर क्या आया है, 0 आया है। तो वार्निंग कुछ भी तरीके की हो सकती है, कभी इलॉजिकल होती है, कभी लॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। तो एंटर करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि नंबर इज असाइन वैल्यू दैट इज नेवर यूज। प्रोग्राम में आपने 10 तो स्टोर किया है नंबर में बट उसका कहीं पे यूज नहीं किया है, मतलब उसको डिस्प्ले नहीं किया है फिलहाल के लिए, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अगर इसे आप रन करोगे तो देखो आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखेगा नहीं। देखो अगर इस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर अगर कुछ प्रिंट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है सी आउट नाम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब तक वो लिखोगे नहीं तब तक कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि क्या प्रिंट हो पता है, यहाँ पे वो जो नंबर में लिखा है वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो। तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो आपको स्ट्रिंग पता है, स्ट्रिंग में जो लिखोगे वो प्रिंट होता था। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, NUM लिखा है। अगर इससे मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाल दूं तो 10 प्रिंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं ये प्रिंट करेगा NUM, इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो स्ट्रिंग है तो इटसेल्फ वही प्रिंट होगा। मैं चाहता हूं कि 10 प्रिंट हो तो आप इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो और इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद ये एक वेरिएबल रहा है तो सी आउट क्या करता है पता है, किसी नंबर में जो वैल्यू स्टोर है वो भी वो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, इसे कंपाइल करो और देन रन करो तो देखो कॉर्नर के ऊपर आपको यहाँ पे 10 नजर आ रहा है तो ये 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो आप कोई भी यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करके देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अब 250 किया है, ओके। और इसे अगर मैं रन करता हूं तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 250 आ जाएगा। यहाँ पे चेंजेस किए तो देखो सी आउट में जो आपने वहां पे वेरिएबल लिखा है उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो बहुत सारे रूल है तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मैंने 2.5 स्टोर किया तो नंबर हमारा कौन है, इंटीजर है। तो क्या इंटीजर नंबर में पॉइंट स्टोर होता है, नहीं होता है। अगर इसे आप रन करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 2 स्टोर होता है, ऐसा हमारा पॉइंट है। अगर आपको ये स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। मैं उस के तरफ नहीं जा रहा हूं, वो 11 के बेसिक टॉपिक है, आप खुद होके इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इवन आपको रेंज अगर मैं यहाँ पे पता है 40,000 लिखूं तो भी ये स्टोर नहीं होगा। मैं आपको बस डेमो दिखा रहा हूं, देखो कुछ तो भी अलग एक रैंडम नंबर वहां पे आ गया है। ऐसा क्यों आ गया है, क्योंकि इंटीजर की भी रेंज होती है। तो आपको एक ख्याल रखना पड़ता है कौन सा डेटा टाइप में क्या स्टोर होता है और उसकी रेंज वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इतना टॉपिक समझा हो। तो देखो इस पे हमने क्या क्या चीजें कवर की है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करते हैं, जो आप देख सकते हैं। और जो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे टॉपिक लिखा है यही हमारा इनिशियलाइजेशन टॉपिक है। नंबर इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू का साइन यूज किया है, मतलब ये आपने वहां पे इनिशियलाइज किया है। तो और एक प्रोग्राम हो सकता है आपकी बोले सर फ्लोट क्यों नहीं समझा के बताया, हमको हमें देखना था। तो चलो फ्लोट बता देता हूं मैं। फ्लोट नंबर लिखूं मैं, ऐसे ही मैंने लिखा इंटीजर नंबर लिखा और उसके बाद के लाइन में फ्लोट नंबर लिखा और इसे अगर मैं कंपाइल करता हूं तो एक एरर आता है। एरर का नाम पढ़ लो क्या है, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर नंबर। एक प्रोग्राम में एक नाम एक ही बार आ सकता है। तो अगर ये नंबर इंटीजर है तो नंबर फ्लोट के नाम से नहीं आ सकता है। बट अगर मैंने इसको कैपिटल कर दिया पहला लेटर और देन कंपाइल करता हूं तो कोई एरर नहीं आता है, क्योंकि यहां पे हमने रूल बचाया है वो वाला कि मतलब कि उसका अप्लाई किया है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर डिस्टिंक्ट होते कंप्यूटर के नजरिए से। तो ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे वहां पे ट्रिक्स हैं, वो 11th में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है हमारे 12th का सिलेबस कवर करने के लिए। तो फिलहाल हम कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूं, एक खाली दूसरा वेरिएबल लेता हूं जैसे कि a करके। तो आप उसमें वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं a और इज 52.63, ठीक है। तो एक्चुअली ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ये भी है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। बट इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन ये कहती है कि जहां पे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहीं पे अगर आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसी को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर की है, तो अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे एक
अच्छे से लिखना है आपको। मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो ये जो कंप्यूटर के ऊपर ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है ये हो जाएंगे यहाँ पे रन। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 0.1 लिखा तो नहीं था मैंने। हाँ, कंप्यूटर को उस डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ा, देन बाइनरी में डेसिमल कन्वर्ट करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा राउंड अप या एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे आती हैं, तो उसको आपको माइंड नहीं करना है। तो ऐसे ये काम करता है। और रही बात, अगर आपको दो एलिमेंट एक साथ प्रिंट करने, जैसे कि ये क्या था, आपको एक नंबर था ना, तो देखो इसके आगे मैंने लिखा एक फ्रैक्शनल नंबर। ओके, मैं चाहता हूं कि ये चीज भी प्रिंट हो और उसके सामने ये नंबर प्रिंट हो। देखो, एक है स्ट्रिंग और एक है वेरिएबल, दो चीजें आपको नजर आ रही है ना, एक है स्ट्रिंग और एक है वेरिएबल, और इसे अगर आपको कंबाइन करना है तो फिर से इंसर्शन साइन का आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो अगर आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो बस एक वार्निंग है, वो नंबर के लिए रहेंगी वार्निंग कि नंबर को आपने यूज वगैरह नहीं किया है, यही बता रहे हैं, तो उसे फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं और प्रोग्राम को कर सकते हैं रन। तो देखो आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, तो फ्रैक्शनल नंबर इज इक्वल टू जो आपने असाइन किया है वो। तो ये चीजें बार बार प्रोग्राम में रिपीट होने ही वाले हैं। बस ये हमारा पहला प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, कोई स्ट्रिंग कैसे डिस्प्ले करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वही ये हमारे टॉपिक थे। अगर आपको और एक इनिशियलाइजेशन देखना, जैसे कैरेक्टर का, जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा, देख सकते हैं व्हाइट कलर में आया है, ch नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू डी असाइन की है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं इसे हटा देता हूं ये वाली चीजों को और उसके जगह पे एक कैरेक्टर लिख देता हूं इन्वर्टेड कॉमा में। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूं एक आधी, ताकि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अच्छे दिखे, बाकी कुछ नहीं। ch इज इक्वल टू और छोटा ch, ठीक है। तो ये कैपिटल ch स्ट्रिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो वेरिएबल के नाम है ये मिसमैच नहीं होने चाहिए। तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर देखो क्या दिखता है, आपको दिखेगा कैपिटल D। आपने ऐसा लिखा है तो ऐसा यहाँ पे दिखा है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा यूज किया था, बट प्रिंट होते समय फिर से एक बार देख सकते हैं आप कि इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट नहीं होता है, ना डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट होता है। वो तो प्रोग्रामिंग के अंदर की बातें हैं कि कोई स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, अगर कोई कैरेक्टर है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग हमारे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है और कैसे प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं, वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में किताब में जो हमारे टॉपिक होंगे उसी को हम फॉलो करेंगे और उस हिसाब से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही। इसकी हो सके तो आप प्रैक्टिस वगैरह करके देखो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, और नहीं है ऐसा लैपटॉप कंप्यूटर तो मैं कुछ एक लिंक देता हूं मोबाइल के लिए। मुझे गारंटी नहीं है कि वो काम करेगा आपके मोबाइल के ऊपर, पर एक ऐप की लिंक देता हूं, जैसे ये सेम सॉफ्टवेयर है मोबाइल पे आप उसे यूज कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।